फारूक साहब ने एक भी पैसा लाहौर के लिए नहीं दिया और चैरिटी के लिए अब उसके बाद में हम फारूक साहब ने यूनिट ज्वाइन की। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जो मेरे प्रोड्यूसर्स थे और इनफैक्ट काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थे वहाँ पर, तो और सारे हरियाणवी लोग थे और हम स्टेडियम में शूट कर रहे थे। तो फारूक साहब आने वाले थे, तो शाम को मिलने के लिए नेक्स्ट डे से शूटिंग थी। तो अब बात ये थी कि अब जो हरियाणवी मेरे प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं वो ये देखने वाले थे कि किक बॉक्सिंग कोच कौन करने वाला है। तो उनको वहाँ पर आए हुए और भी रेसलर्स और इस तरह के सारे लोग जो हरियाणा के थे वो सारे इकट्ठे थे, बिकॉज हरियाणा से आके कोई दूसरा आदमी अश्विनी जी के बाद में कोई फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये भी अपने आप एक बड़ी बात थी। तो वहाँ पर बैठे हुए रेसलर्स थे, वो थे कि कोई कोच करने वाला है। तो उनको लगा कि कोई मस्कुलर, कोई हैवी वेट बॉक्सर टाइप का कोई आदमी आएगा। तो फारूक साहब आए, उन्होंने सबसे मुलाकात की, प्रोड्यूसर से मिले, बातचीत की। तो थोड़ी देर के लिए सारे शॉक में चले गए। सब शॉक थे कि ये क्या हुआ। बाद में अगले दिन हमने शूटिंग स्टार्ट की। फिर कुछ दिनों बाद मेरे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने एक दिन मुझसे बात की कि देखिए आपने जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन आप ये बताइए कि फारूक साहब से किक बॉक्सिंग के कोच की भूमिका आप कैसे करवाएंगे। तो मैंने कहा सर, बिकॉज मुझे मालूम है, मैंने फारूक साहब का वो जिस तरह के, मतलब मुझे क्या, जो सभी को पता है कि फारूक साहब किसी भी चीज़ को करते हैं तो किस तरह की क्रेडिबिलिटी लेके आते हैं और कितने ब्रिलियंट को एक्टर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये बात। तो बहरहाल प्रोड्यूसर इस बात से थोड़े से पूरी शूटिंग के दौरान नाराज़ रहे कि भाई आपने एक डिसीजन जो है वो गलत ले लिया। लेकिन जब बाद में उन्होंने रशेस देखे तो सब फारूक साहब को मिलने के लिए गए कि जी हम एक्चुअली ऐसा सोचते थे कि कोई और आदमी होना चाहिए था जो बॉडी बिल्डर होता इस रोल के लिए, लेकिन आपने जो किया हम सोच भी नहीं सकते। मतलब ये इतना मुश्किल काम है और आपने इतने सहूलियत से, इतनी सादगी से आपने जिस तरह से इसको किया, ये कमाल की बात है। और बहुत सारी चीज़ें जो उस दौरान होती रही फारूक साहब से के साथ में, हर दिन जब भी आपका गुजरता है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। हर दिन आपका कुछ नए एक्सपीरियंस होते हैं, आपको आप एनरिच होते हैं उनसे। फारूक साहब को आपकी यूनिट के हर एक मेंबर का नाम मालूम होता था। ये मुझे अपनी फिल्म के दौरान पता चला, जो मुझे नहीं मालूम था, बिकॉज मैं बहुत बड़ी यूनिट के साथ में भी कई बार शूट करता था। तो एक दिन फारूक साहब ने किसी शख्स का नाम लिया और कहा कि भाई वो कैसे हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने आसपास वालों में और सबको पूछने की कोशिश की कि ये कौन है। तो मुझे लगा कि कुछ शायद कंफ्यूजन हुआ है सर को, वो किसी और फिल्म के दौरान या किसी और यूनिट से किसी के नाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि मेरे सेट के ऊपर एक दिन पहले एक लाइटमैन था जिसकी तबीयत खराब थी। तो फारूक साहब ने उसको कहा कि भाई आप जाइए, उसको कुछ पैसे वैसे देके भेज दिए कि आप जाइए आराम करिए। और उन्हें लगा कि शायद वो आज आ नहीं गया हो। तो एज अ कैप्टन ऑफ द शिप वहाँ उस यूनिट में रहते हुए भी मुझे ये नहीं पता हुआ था कई बार कि मेरे यूनिट के लाइटमैन का या स्पॉट्स के नाम क्या है। लेकिन फारूक साहब को हर एक आदमी का नाम पता होता था। न सिर्फ ये पता होता था बल्कि हर आदमी के साथ मिल के बातें करते थे। Everybody says he was difficult to say yes to. He never said no to me. In fact, he started my career and come out of the Film Institute, and my good friend Alok Nath, getting his Twitter jokes now, came to me and said that let's make a movie, and I've got 3 lakh rupees. So Chashme Badur had become a hit, and we spoke to some distributors and all that. They said, Farooq Sheikh, then maybe you would be interested. So we went to Farooq Saab and said that we want to make a movie, and we got 3 lakhs, and he said, usse kya hota hai? So I said, I'm from FTI, I'm a gold medalist, usse kya hota hai? I want a Filmfare Award for this film and function. So I said, please come and see the film. He said, I'm sure you know cinema, I've heard about you, etc. When is the shooting? So I said, December, January, Delhi. He said, I'm doing it. We went running to Nadira Babban and said that Farooq Saab has said yes, and she wrote the film. Then we wrote it in about a month and a half. Later on, Farooq Saab said that because of Delhi and winter and food, good food, you know, that's why I said yes to it. And it was, we would shoot round the clock because we would shoot whole day and रात को गाना रखते थे, 4 घंटे सोते थे. Satish Kaushik would write some more scenes of himself as a servant, तो उसका रोल बढ़ता गया. Farooq Saab said, ये जो तू लिख रहा है, यही सब कटने वाला एडिटिंग है.
did reasonably well, and I got a second offer for another comedy, which was Picha Karo, which was. I discovered a side of Farooq. I think I'll take credit of that. You know, he's the national award winner and Gaman and all that. I discovered a totally zany, mad side of Farooq in Picha Karo with Ravi Baswani, Sadisha, who was as crazy as him. We shot this in Hyderabad. Again, the same thing. I went and told him, sir, ये producer है, ऐसा है, कर रहा हूँ, I'm doing. Then we wrote the film. And again he said, winter Hyderabad, fantastic. I'll tell you where to eat, what kind of food. But शाम को 1 घंटा सैर करेंगे साथ में. I was slim those days, but it used to make me walk a lot. And strangely, the movie didn't do that well, but a lot of people who've seen it find it very funny. But in the middle of that, I got a telegram from Lindas which said that your thing is approved. So he said, ये क्या है? I said, मैंने कोई pilot shoot किया था, वो TV करवाने मेरे से. I'm 2 पिक्चरें direct करूँगा ये पीछा करो के बाद, मैं TV थोड़ा करूँगा. He sat down with me and asked me, है क्या ये TV में क्या तुमने किया? So I explained to him. He said, listen, boss, Pankaj साहब used to call me. ये तुम अगर इसमें अपनी जान लगा दो, इसकी रीच बहुत बड़ी है. तुम समझ नहीं रहे हो, ये बहुत बड़ा होने वाला है. Asked to come and speak in the middle of such a talented director. I'm थोड़ा बौखला गए थे कि what am I going to say about a gentleman who is as loved, as revered, and spoken about fondly as Farooq sir. So I decided I won't say anything, except for possibly share a couple of things that happened with me and Geeta. Geeta's my wife. So the funny thing is that between Farooq sir and me, I think there was in excess of 30 years of difference in age. And I have never actually had a friend who would be at that age. I mean, I have people who I know who are 60 plus, and my parents, close to my parents' age, and I respect them, I'm very fond of them, but I wouldn't accord them the relationship of a friendship. And funnily enough, with Farooq sir, I think that's what ultimately it became. His text messages, which would be very concise, would be Adab Avinash Sahab, chai, question mark, which basically meant Tashrif le aiye, and we shall shoot the breeze for an hour and a half. Talk about everything, talk about nothing, but it just basically meant drop everything in come. काफ़ी लोग हैं, कई लोग हैं जिन्होंने फारूक जी के साथ काफ़ी समय बिताया है, काफ़ी काम किया है. मेरा अनुभव थोड़ा पिछले 2 साल में ही उनसे ज़्यादा संपर्क हुआ. वैसे सबसे पहले मैं उनसे 2002 में मिला था, 2002 या 2003 में. मैं अर्थक्वेक पे एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, एंड आई वांटेड हिम टू एंकर दैट डॉक्यूमेंट्री, और इस सिलसिले में इंडिया हैबिटेट सेंटर में पहली बार उनसे मुलाकात हुई. दरवाज़ा खोला उन्होंने अपने सफ़ेद कुर्ते पजामे में, तो उनकी एक शख्सियत तो थी, पहले ही उनका ऑरा जो है वो आपका असर करने लगता है. और बस जिस तहजीब से उन्होंने मुझे बुलाया अंदर और बैठाया, मैं तो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल ही नहीं जुड़ा हुआ. तो अब शायद तहजीब को भी तहजीब आ जाए, इतना वो तहजीब से पेश आते थे. और उन्होंने बैठाया, चाय मंगाई, बिस्किट मंगाया, और वहाँ से जो बातचीत शुरू हुई, उनसे एक चीज़ में बड़ा कनेक्ट करता था, SMS से वो बहुत बात करते थे, और मैं भी बहुत कंफर्टेबल होता था कि मुझे फ़ोन से नहीं SMS से ही बात करें. तो ये मैं एक पहला कनेक्शन उनसे हुआ. ये सिलसिला जो शुरू हुआ, उसके बाद फिल्म खत्म हो गई, डॉक्यूमेंट्री वाज ओवर. उसके बाद फिर क्लब 60 के टाइम में ही मैं उनसे मिला. एक सीरियल कर रहा था मैं, हम दूरदर्शन के लिए, उसके लिए वो सूत्रधार थे. तो जब वो कर रहे थे, एक बार हम उनको साथ छोड़ने जा रहे थे घर साथ में, तो मैंने वो क्लब 60 की स्टोरी उनसे शेयर की. उन्होंने कहा ठीक है, आप स्क्रिप्ट पूरी कर लीजिए, क्योंकि इसमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्क्रिप्ट फिर मैंने उनको दी थी, बाद में वो एग्री भी कर गए और हमारा सिलसिला शुरू हुआ. तो जो दूसरा कनेक्शन उनके साथ हुआ वो था खाने पीने का, और वो भी फूडी थे और मैं भी देख के भी लगता. सो पहला कनेक्शन जो हुआ खाने पीने के मामले में, वो हम वर्ली में शूटिंग कर रहे थे क्लब 60 में, जो उनका घर बना हुआ है. और पहले दिन जो लंच ब्रेक हुआ, तो हमने उनसे पूछा
जो प्रोडक्शन वाला था उसने पूछा सर क्या लेंगे कुछ पूछिए, तो मैंने पूछा सर क्या लेंगे, बोले मैं सैंडविच वैसे ही कुछ ले लूँगा, चाय लंच, कोई हेवी लंच नहीं लूँगा। तो मैं सोचा एक्टर लोग हैं तो सैंडविच कोई ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड ऐसे ही कोई सैंडविच खाएंगे। तो मैंने कहा सर ब्राउन ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड का कुछ मंगाऊंगा ना सर। बोले संजय साहब ऐसी कोई बुरी आदतें मुझे नहीं है बिल्कुल आप बटर लगा के लाइए सफेद और चाय में डुबा डुबा के खाया। फिर उसके बाद जो कनेक्शन हमारा उनका बैठा, फिर तो हम उनका फोन आता था, फिल्म बन गई, एडिट में थी, शूटिंग सब कुछ खत्म हो गया, बट हम उस कनेक्शन से जुड़े रहे। स्वीट टूथ और फूडी ये दोनों चीज़ हमारा बहुत कॉमन था। और हम जब भी उनके यहाँ चाय पे जाते थे तो ये मेरी ये लालच होती थी कि मिठाइयाँ भी साथ में आएगी, बिस्किट भी आएगा, नमकीन भी आएगा, तो चाय से ज़्यादा हम लोग खाने पे ही जोर रहता था। दोस्तों, ये एक रस्म बन गई है कि जब कोई मर जाता है, कोई साथी साथ छोड़ देता है, तो हम उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ बयान करते हैं और बुराइयाँ जो हैं उनको दबा जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर अगर बोलना हो तो बहुत देर तक ये सोचना पड़ता है कि इनमें कोई अच्छाई थी तो वो कहाँ थी, अच्छाइयाँ ढूंढना पड़ती। फारूक का मसला बिल्कुल उल्टा है। 15 दिन से दिन और रात फारूक का जिक्र कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत से आता रहा है और अभी भी इतनी देर से हो रहा है। और मैं यही सोच रहा था कि कोई तो होगा जो इसकी किसी बुराई की तरफ तवज्जो दिलाए, उंगली उठाए कि भाई इस आदमी में ये बुराई थी। क्योंकि बुराई और अच्छाई जब तक साथ में न हो तो इंसान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन मुझे अफसोस है कि फारूक में कोई बुराई मुझे नजर नहीं है। हाँ, कुछ कमजोरियां उनमें जरूर थी और कुछ ऐसी कमजोरियां थी जो जानलेवा साबित हुई। मिसाल के तौर पर ये कि वो एलोपैथी में यकीन नहीं करते थे, अपनी बीमारियों को इग्नोर करते थे और नीम हकीम जैसा कि हमेशा होता है, खतरा जान होता है, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका अगर वक्त पे इलाज हो जाता तो आज हम इस शोक सभा में नहीं बैठे होते। लेकिन इसे बुराई नहीं कहा जा सकता, इसे कमजोरी कहा जा सकता है। ऐसा कि अशोक ने कहा, मेरा बड़ा लंबा रिश्ता फारूक के साथ, बरस है, मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा आर्टिकल, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन यहाँ का एक उर्दू का बहुत मशहूर पेपर है इनकलाब, उसमें लिखा था। तो उनका जब वो इंटरव्यू लेने वाला मेरे पास आया तो मैं बहुत देर तक ये याद करने की कोशिश करता रहा मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ।